Riya Verma, mute yourself. हाँ जी स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? क्या आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है सिलेबस? स्क्रॉल भी हो रहा है ऊपर नीचे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ? यस सर। ओके। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा, जिसका पेपर कोड है BCH 4.04, एज यू नो वेरी वेल। इसका जो थ्योरी का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल भी होगा 50 मार्क्स का। 3 आवर्स का थ्योरी का पेपर होगा और प्रैक्टिकल आपका रोल नंबर वाइज जितना टाइम चलता है 5-10 मिनट या आधे घंटे तक मैक्सिमम एक बच्चे का प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, ये एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में, और वो आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इससे देखो सिलेबस के नीचे प्रैक्टिकल भी का सिलेबस भी इंक्लूडेड है। प्रिपेयर अ डाटा फाइल, दैट इज एंटरिंग डाटा एंड सेविंग फाइल इन MS Excel, calculate descriptive statistics, t-test and ANOVA, analysis of variance. ANOVA is analysis of variance with the help of MS Excel. MS Excel में statistical tools कैसे अप्लाई करते हैं, ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद MS Excel में प्रैक्टिकल्स में। इसके अलावा थ्योरी का पेपर भी है 50 जिसमें सभी क्वेश्चंस जो है कुल मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे और हर यूनिट में से देखो कंपलसरी क्वेश्चन आता है एक तो, और उसके बाद हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और फिर वो पेपर के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस आती है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ऑनलाइन हमारी टीचिंग चल रही है तो एग्जाम्स में भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं।
तो हम सिलेबस के बारे में बात करें तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, जिसमें हम डाटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। डाटा कलेक्शन में मीनिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, क्वेश्चनेयर्स, schedules, collection of secondary data, selection of appropriate methods of data collection, data preparation process, missing values and outliers. यूनिट सेकंड में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको एमएस एक्सेल में कैसे करना है ये पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकल भी हमने करना है। थ्योरी क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके थ्योरी के पेपर में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। जैसे टेस्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं ये आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रैक्टिकल जो है वो इस सब्जेक्ट का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है आप सबके लिए। उसके बाद फोर्थ यूनिट में काई स्क्वायर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा, जो कि हमने अभी सिलेबस में देखा था, ये हमने पढ़ना है। और उसके अलावा एमएस एक्सेल में ये कैसे करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट कैसे करते हैं, और अनोवा टेबल हम कैसे बनाते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन पार्ट है एसपीएसएस का। एसपीएसएस एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, इसमें कोडिंग, ग्राफ, पाइवट टेबल्स, असाइन वेट, मिसिंग वैल्यूज एक्सेट्रा, ये हम बेसिक सा इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे। पूरा काम तो हमारा एक्सेल में है, एक्सेल में हमने सीखना है अभी। हालांकि हम ज्यादातर काम एसपीएसएस में करते हैं, इसके बाद आप यूज जो है एसपीएसएस करेंगे या फिर आर स्टूडियो करेंगे या फिर और जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं लेटेस्ट वो यूज करेंगे। लेकिन हमें स्टार्ट कहां से करना है, एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल से सीखेंगे हम कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे अप्लाई करना है। एमएस एक्सेल पर जब आप सीख जाएंगे उसके बाद यहीं पर बेसिक एसपीएसएस का भी है। एसपीएसएस के बाद और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो मास्टर डिग्री में या फिर आपको अलग से सीखने पड़ते हैं। तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल भेजा था फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट का जो स्टडी मटेरियल है लेक्चर 1, जो 19 अप्रैल 2021 को डिलीवर होना था, उसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक भेजा था स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मैंने जो स्टडी मटेरियल आपसे शेयर किया था वही आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। कंफर्म कर दीजिए बच्चे, कोई एक आप में से अनम्यूट होके कंफर्म कर दीजिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है? यस सर। स्क्रीन पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके ओके बेटा, अनम्यूट म्यूट कर दो सर। तो ये जो लेक्चर डिलीवर होना था 19 अप्रैल को, ये मैं आप से आज डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के बारे में। फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन क्लियर करते हैं। क्या है स्टैटिस्टिक्स? ये आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? वेबस्टर ने जो डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की, उसने कहा कि द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल in a state, especially those facts which can be stated in numbers or in tables of numbers or in any tabular or classified arrangement। बिल्कुल नैरो सी डेफिनेशन है ये। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेशंस देना। एटलीस्ट 2 डेफिनेशन आपको तो देनी होती है एग्जाम में। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इसके बाद प्रोफेसर होरेस सैक्रिस्ट की है, जिसमें बोला गया बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of causes। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, multiplicity of causes, numerically expressed। कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्टैटिस्टिक्स को? न्यूमेरिकली। enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy। इसमें हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस लेवल जिसको कि आप बोलते हैं, 5%, 2%, 3%, मीन्स एक्यूरेसी जो आप
जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिजल्ट के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या वो रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट हैं, वो रिजल्ट्स क्या एक्यूरेसी लेवल है इनका। मान लीजिए मैंने जो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया था वो 1% सिग्निफिकेंट लेवल पर किया था। इसका मतलब क्या है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 99% एक्यूरेट होंगे, उनमें 1% इनएक्यूरेसी के चांसेस हैं। उसके बाद डेफिनेशन में कोमा के बाद क्या लिखा हुआ है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किए जाते हैं डाटाज, और सबसे पहले तो पर्पस डिटरमाइन करना होता है। ये सब काम स्टार्ट करने से पहले, डाटा कलेक्शन से भी पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स मींस कंक्लूजन्स निकालते हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम डाटा कलेक्ट करने से भी पहला काम क्या है कि किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ये प्रोसेस के जो स्टेप्स है वो फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका होता है ऑब्जेक्टिव से डिटरमाइन करना, तो प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। और ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में, मींस कंपेरेटिव स्टडी आपकी इंक्लूडेड है इसमें। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगल वैल्यू नहीं होती, उसके साथ अगर कुछ होगा कि जिसके साथ आप उसको कंपेयर कर सके तभी इसका फायदा है, अदरवाइज आप उसमें से कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उस ऊपर ये जो दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है, वेबस्टर की डेफिनेशन और सैक्रिस्ट की डेफिनेशन, ये दोनों आप आ गई बच्चे, आपको समझ। एक अनम्यूट करके बता देगा, एक बच्चा अनम्यूट करके मुझे बता देगा ये जो दो डेफिनेशंस हैं हो जाएंगी। Yes. ओके ओके बेटा, ओके डिम्पल। नेक्स्ट, इन इन डेफिनेशंस से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका फीचर जो है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं जो है, फर्स्ट क्या, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सिंगल जो आइसोलेटेड फिगर है वो उसका कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। जब तक उसको कंपेयर ना किया जाए दूसरे के साथ तब तक उसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए it is the only aggregate of facts capable of offering some meaningful conclusions that constitute statistics। तो कंपेरेटिव स्टडी इसमें जब होगी तभी इसको स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा। इसलिए ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, सिंगल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसमें क्वालिटेटिव डाटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वालिटेटिव डाटा को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते जब तक कि आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकें। जैसे ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है, सिंसियरिटी है, इनको स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों? जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकें। तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ताकि उनको कंपैरिजन किया जा सके, कंपैरेटिव स्टडी उसमें इंक्लूडेड हो। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पहले ही डेफिनेशन में क्लियर हो गया कि सिस्टमैटिक मैनर से स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट की जाती है ये प्रोसेस। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस। अभी डेफिनेशन में भी आया था कि किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज, क्लासिफाई, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया जाता है, उसके बाद फिर कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए जाते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज। बहुत सारे कॉजेज हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स, उन फोर्सेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था कि एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है, एक एक्यूरेसी लेवल होता है जिस पर आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं, अदरवाइज उसको करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्यूरेसी लेवल पर मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट की है ताकि आप ये कंसीडर कर सकें कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो इतने % एक्यूरेट होंगे और इतने % इनएक्यूरेसी के उस पर चांसेस हैं।
ये चांस की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से हैं? इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। Numerical expressions are convincing, and therefore one of the most important functions of statistics is to present statement in a precise and definite form. Definite form में इसको present किया जाता है. It simplifies mass of figures. Mass of figures में को simplify करता है, ये means उनकी simplification करता है. जैसे the data presented in a form of table, graph or diagram, average or coefficients are simple to understand. जब हम इनको टेबल के रूप में, ग्राफ के रूप में, डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करेंगे, तब जो ये कोएफिशिएंट्स हैं या जो भी है एवरेजेस हैं, उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। तो स्टैटिस्टिक्स में जो मास ऑफ फिगर्स है उसको सिंप्लीफाइज किया जाता है। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। अभी हमने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स में किया कि कंपेरेटिव स्टडीज में है, और कंपैरिजन जब करेंगे, सिंगल वैल्यू की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो उसको उसकी कंपेरेटिव स्टडी, उसको जिसके साथ कंपेयर करना है वो डाटा भी साथ में है, तब भी इसका फायदा है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल है ये, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसमें फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट और फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्पफुल है ये हमारे। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, ये आगे चलकर हमें चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। अदरवाइज आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ भी रखा है इससे पहले। बीकॉम ऑनर्स का जो स्टैटिस्टिक्स था आपका इससे पहले सेमेस्टर्स में, वो बीकॉम पास कोर्स से तो थोड़ा वास्ट था, इसमें टेस्टिंग भी थी मेरे ख्याल से। इट हेल्प्स इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। पॉलिसीज प्लानिंग के लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए ये हेल्पफुल है। कैसे? हम किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या करते हैं? पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक्यूरेसी लेवल चेक करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस सब के बेसिस पर आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स ट्रेंड बिहेवियर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में आपने सीखा था। आर यूजफुल इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। इनमें क्या किया जाता है? फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट किया जाता है। जैसे इसमें टाइम सीरीज में आपने मनी वैल्यू, मनी हैज टाइम वैल्यू, तो टाइम सीरीज में एक वैल्यू को आपने आफ्टर सेवरल ईयर्स, या कह लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपने सीखा था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। एक डायग्राम है, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है टाइप्स ऑफ डाटा में। कैटेगरिकल और क्वालिटेटिव डाटा फर्स्ट टाइप है इसका, और सेकंड है न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव को कैटेगरिकल भी कह सकते हैं आप, और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल डाटा भी बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव क्या, कौन सा डाटा होता है? जिसमें क्वालिटी शो होती है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। क्वालिटेटिव डाटा दो टाइप का होता है, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, वो भी दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। अगेन की डेफिनेशन भी दी हुई है। क्या है क्वालिटेटिव डाटा? Qualitative data, also known as the categorical data, describes the data that fits into the categories. Qualitative data are not numerical. ये numerical data नहीं है। The categorical information involves categorical variables that describes the features such as person's gender, hometowns, etc. Categorical measures are defined in terms of the natural language specifications, but not in terms of numbers. 1, 2, 3, 4, 5 इसमें numbers में इसको show नहीं किया जा सकता। Sometimes categorical data can hold numerical values. Numerical values में convert किया जा सकता है इसको, but those values do not have mathematical sense. उनकी कोई mathematical sense नहीं होती है। Examples of categorical data: birth date है, जैसे favorite sport है, school postcode है। तो ये qualitative data है आपका, जो numerically expressed नहीं है, हालांकि जिसको हम convert करते हैं। क्यों करते हैं? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए। आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा दो टाइप का ये क्वालिटेटिव डाटा है। इसी से यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कह रहे हैं और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं भी कह रहे।
तो इसमें देखिए नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स टू लेबल द वेरिएबल्स विदाउट प्रोवाइडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड किए बिना वेरिएबल्स को लेबल किया जाता है। क्या है वो वेरिएबल्स? वेरिएबल्स को लेबल किया जाता है उनको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड किए बिना। नॉमिनल डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल स्केल। इसको नॉमिनल स्केल भी बोला जाता है। इट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एंड मेजर्ड। इसको ऑर्डर्ड भी नहीं किया जा सकता, मीन सीरीज में भी नहीं लिख सकते, और इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। बट समटाइम्स द डाटा कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल डाटा आर लेटर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, जेंडर एक्सेट्रा। लेटर्स है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको। सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, जेंडर है। द नॉमिनल डाटा आर एग्जामिन्ड यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से इसको एग्जामिन किया जाता है। मींस इन दिस मेथड द डाटा आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। इनको कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया जाता है। एक कैटेगरी के जो वेरिएबल्स हैं वो एक जगह, फिर दूसरी कैटेगरी के दूसरी जगह, फिर तीसरी कैटेगरी के तीसरी जगह, एक कैटेगरी के एक ग्रुप में हो जाएंगे। एंड देन द फ्रीक्वेंसी और द परसेंटेज ऑफ द डाटा कैन बी कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। दीज डाटा आर विजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा या वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ डाटा विच फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर। इसमें नेचुरल ऑर्डर है। नॉमिनल डाटा में नेचुरल ऑर्डर नहीं है। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नॉमिनल डाटा इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द डाटा वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड। डाटा वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो है डिटरमाइन नहीं होता। दिस वेरिएबल इज मोस्टली फाउंड इन सर्वेज, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, क्वेश्चनेयर्स एक्सेट्रा। द ऑर्डिनल डाटा इज कॉमनली प्रेजेंटेड यूजिंग अ बार चार्ट। बार चार्ट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आपने बार चार्ट थ्योरेटिकली तो आपने समझा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। बार चार्ट हम एक्सेल में कैसे क्रिएट करेंगे, एसपीएसएस में कैसे स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे, वो हमने अब इस सेमेस्टर में इस पेपर में सीखना है। These data are investigated and interpreted through many visualization tool। बहुत सारे ऐसे विजुअलाइजेशन टूल हैं जिनसे इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं एक्सेल में, एसपीएसएस में, वो आपको प्रैक्टिकली बताए जाएंगे। द इंफॉर्मेशन में बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग टेबल्स इन विच ईच रो इन द टेबल शोज द डिस्टिंक्ट कैटेगरी। उसके बाद है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसको। इसमें दो टाइप का होता है, ये डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा। फर्स्ट डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, जिनकी ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। फाइनाइट होंगी, मींस 2 है तो 2 है, 3 4 5, 5 है तो 5 है। 5 का मतलब ये नहीं है कि 5.1 भी है और 4.9 भी है। डिस्क्रीट होगा, वो सेपरेट होगा। 4 से अलग है 5, 5 से अलग है 6, 6 से अलग है 7, 4.5 जो है वो 4 से अलग है, 5 से भी अलग है। कंटिन्यूअस डाटा में क्या होगा? कंटिन्यूअस डाटा इज डाटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबल वैल्यूज। इसमें इनफाइनाइट बहुत सारी प्रोबेबल वैल्यूज हो सकती हैं अंदर। दैट कैन बी सेलेक्टेड विद इन गिवन स्पेसिफिक रेंज। एक रेंज में, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, 32 डिग्री है और 33 डिग्री। 32 और 33 डिग्री के बीच में तो बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स के बीच में भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डाटा है वो कंटिन्यू है। डाटा में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वंस यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम यू कैन नो हाउ टू यूज देम। जब आपको इनके बीच में डिफरेंस पता हो कि क्वांटिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, और क्वांटिटेटिव में भी डिस्क्रीट कौन सा है, कंटिन्यूअस डाटा कौन सा है, और क्वालिटेटिव में भी ऑर्डिनल कौन सा है और कार्डिनल कौन सा है, अगर ये आपको क्लियर है तो आपको यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मींस डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो डाटा कितने टाइप का हो सकता है? वो डाटा यहाँ पर दो टाइप का है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जिसको हम प्राइमरीली कलेक्ट करते हैं, जो उसका मेन सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, वहां से जब आप उसको कलेक्ट करते हैं डाटा को, तो उसको प्राइमरी डाटा बोलेंगे। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, वहां से आप कुछ डाटा लेते हैं तो वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा जो पहले यूज किया जा चुका है किसी रिसर्चर के द्वारा, जैसे पब्लिश्ड डाटा हो गया,
पब्लिश्ड जर्नल हो गई, जर्नल में से आपने डाटा उठाया, वो आपका कौन सा सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स द डाटा इज समराइज्ड थ्रू गिवन ऑब्जर्वेशंस। द समराइजेशन इज one form a sample of population using parameters such as the mean or standard deviation. mean standard deviation इनके बेसिस पर सैंपल जो है पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल लेते हैं हम। पॉपुलेशन क्या है? जो पूरा, जिसके बारे में आपको कंक्लूजन निकालना है। जैसे आपको पूरी क्लास के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना है, उस अपनी क्लास के बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेम के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना है कि ये कैसी क्लास है, एवरेज है, इसके परफॉर्मेंस लेवल क्या है। टेस्ट लेते हैं हम, मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेम का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद एमएस एक्सेल का एक टेस्ट लेते हैं 20 मार्क्स का। तो उस टेस्ट में किसके कितने मार्क्स आए हैं, या तो हम पूरे के पूरे पूरी क्लास के सभी के मार्क्स का एवरेज निकाल दें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो वो क्या है? वो पॉपुलेशन है, वो सेंसस है, ठीक है। पॉपुलेशन में से, या फिर हम सैंपल लें, 10 ग्रुप बना लें, 10 ग्रुप में से एक एक बच्चा छांट लें और उन एक एक बच्चे को लेकर फिर उस जो हमने कलेक्ट किया है, सैंपल कलेक्ट किया है, उससे हम फिर कंक्लूजन निकालें कि ये क्लास कैसी है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसमें क्या क्या आएगा? डिफरेंट कैटेगरीज आती है, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ पोजीशन। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? This type of statistics is used to interpret the meaning of descriptive statistics. Descriptive statistics को इंटरप्रेट करते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या किया कि सैंपल कलेक्ट करके उसके बारे में एवरेज निकाल लिया, या फिर जो भी स्टैटिस्टिकल टूल था वो अप्लाई कर लिया। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, किसमें? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। टेस्टिंग करके या फिर जो भी बाकी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनको अप्लाई करके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू इंडस्ट्री एंड बिजनेस। बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का? फर्स्ट, फोरकास्टिंग के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम। फोरकास्टिंग जैसे सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम। सेल्स फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट पास्ट ईयर्स का डाटा कलेक्ट करेंगे कि पिछले 10 सालों में कितनी कितनी सेल हुई है और वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हुई है, एडवर्टाइजमेंट से हुई है या किस चीज से हुई है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने से हुई है। डाटा को उसको कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे। कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कोरिलेशन रिग्रेशन में कुछ भी जो भी हमें सुटेबल लगता है उस टाइम, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के डाटा पर हम क्या कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन निकालने के बाद फोरकास्ट करेंगे कि हाँ इसके बेसिस पर आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेना। रिस्क रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एक सब्जेक्ट भी आएगा आपका फाइनल ईयर में या आ चुका है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है या उस पर जो आप रिस्क बियर करते हैं, जब आप उसको परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, जो रिस्क बियर करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट में रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं आप? डाटा जो कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं, वो क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इसके थ्रू आप मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बिजनेस और कॉमर्स में सिग्निफिकेंस है। इसके बाद कुछ इसकी कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन इन खामियों को देखते हुए हम ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स को रिजेक्ट कर देंगे। लिमिटेशंस पढ़ने का मतलब ये होता है कि इन लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करना है कि वो गलतियां ना हो। स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव डाटा से डील नहीं करती है, क्वांटिटेटिव डाटा से ही डील करती है। ये इसकी एक कमी है। तो हमें क्या स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डाटा पर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अदर टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट नोट विद इंडिविजुअल्स। अब जब इंडिविजुअल डाटा भी तो होता है हमारे पास, अब इसने तो कह दिया कि एग्रीगेट डाटा पर ही स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है। स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बट इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो देयर। उन पर उनका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, उनके लिए डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। भाई इनएक्यूरेसी लेवल तो वहां पर है। अभी मैंने सिग्निफिकेंस 1% भी यदि है तो 1% का क्या मतलब होता है, 1% एक्यूरेसी लेवल का मतलब इट मीन्स 99% आपका डाटा करेक्ट, कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, और 1% चांसेस हैं उसके इनएक्यूरेट होने के, तो चांसेस तो हैं इनएक्यूरेसी के। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ओनली एन एवरेज, ये एक एवरेजली कह सकते हैं आप कि ये रिजल्ट जो हैं। स्टैटिस्टिक्स ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम, एक मेथड है ये नहीं कि यही सिर्फ सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। कंक्लूजन निकालने का एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है कि ये एक मेथड है उन सभी मेथड्स में से जो मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, ये मिसयूज किया जा सकता है। अब डाटा तो कलेक्ट आप कर रहे हैं ना, आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आप अप्लाई कर रहे हैं और उनसे कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं। तो आपकी जो बायसनेस है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये था आपका लेक्चर फर्स्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर जो इसका था वो ये है चैप्टर में 2 लेक्चर और दोनों जा चुके हैं। आज का कुछ दिया, एक परसों का कर रहे हैं और एक कल का कर रहे हैं। परसों का मैं करा चुका हूँ, अभी करा चुका हूँ, और कल का अभी हम कर लेंगे। हाँ जी, अब बताइए स्क्रीन शो हो रही है मेरी, पूरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? कोई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये मैंने फोटो क्लिक करके स्कैन करके शो कर रहा हूँ आपको। यूजिंग एक्सेल फॉर स्टैटिस्टिक्स, अब मेन मुद्दा ये है इसका। इस चैप्टर में, हर चैप्टर में आपका एक्सेल का जो पोर्शन है वो हर चैप्टर में है और हर चैप्टर के बाद में है। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सब चीज तो आपको पहले से भी पता था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए नया नहीं है, ये आप कर चुके हैं। अब नई बात क्या है इसमें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद एमएस एक्सेल में, एक्सेल और एसपीएसएस। एक्सेल, यूजिंग एक्सेल फॉर स्टैटिस्टिक्स, एक्सेल कैसे यूज करेंगे इसमें, क्यों यूज करेंगे? भाई सबसे पहली बात तो जल्दी हो जाएगा आपका काम, एक टाइम में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं आप, इसलिए यूज करते हैं एक्सेल में। और क्लियरली आप काम कर सकते हैं, कम कॉस्ट पर काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे फायदे जिनकी वजह से आप एक्सेल में काम करना चाहेंगे इसको। लेकिन एक्सेल से भी अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर भी हैं, उसमें करेंगे, लेकिन सीखेंगे कहाँ से? एक्सेल से स्टार्ट करेंगे आप। व्हाट यू कैन डू विद एक्सेल, एक्सेल में क्या कर सकते हैं आप? तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, थ्योरेटिकली इसमें पढ़ने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता देता हूँ कि कैसे एक्सेल में करते हैं। तो इसको तो मैं कर रहा हूँ क्लोज। ये है नेक्स्ट 4 पेजेस हैं इसी चैप्टर के, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली अपने आप हो जाएंगे। अब मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। अब एक्सेल जब ओपन होगी आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है या नहीं? अभी होएगी, अभी ओपन हो रही है। जब ओपन हो जाएगी मैं बता दूंगा, आप मुझे कंफर्म कर देना कि एक्सेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है या नहीं। ब्लैंक पेज ओपन कर लेंगे भैया, एक्सेल ओपन करी मैंने, ये ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्क पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगी। थोड़ा लेट खुल चल रही है आपके इसमें, हाँ खुल गया, ओपन हो गई। कोई अनम्यूट करके बता दो, एक्सेल शो हो रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब सबसे पहली बात, एक्सेल में आपको स्टैटिस्टिक्स करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो आपका वो है फंक्शंस हैं, एक्सेल में इनबिल्ट नहीं होता, वो आपको
इंसर्ट करना पड़ता है। तो ऊपर ये मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको, फाइल, होम, इनको रिबन्स बोलते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इसमें तो आपको गाइडेंस पूरी मिल जाती है। तो इंसर्ट में जाएंगे हम। देखो इंसर्ट में गए, ये इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया और इसमें ये बहुत सारे टैब्स हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे और ये देखो यहाँ पर जहां एड इन्स लिखा हुआ है, एड इन्स के ऊपर गेट एड इन्स लिखा हुआ है और बाई एड इन्स लिखा हुआ है। अनम्यूट कर ले, एक बच्चा खुद को अनम्यूट ही रखे और वो मुझे बताता रहे कि जो जो मैं बता रहा हूँ उसको दिखाई दे रहा है या नहीं। वर्षा यादव अनम्यूट हो जाओ आप, या कोई भी हो जाओ। वर्षा बताओ, ओके सर। दिख रहा है आपको? यस, यस सर। गेट एड इन, माई एड इन्स, आपको गेट एड इन पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे नेट चल रहा होना चाहिए आपका। गेट एड इन्स पे क्लिक करेंगे आप। माई एड इन जो आपने एड इन पहले कर रखा, स्टोर पे आप ले सकते हैं। सर्च में सर्च करना है आपने, क्या सर्च करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शंस कैसे आएंगे एमएस एक्सेल में, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कैसे आएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहां पर सर्च करना है आपने एनालिसिस टूल पैक, एनालिसिस टूल पैक, टूल पैक, पैक की स्पेलिंग PAK है, PACK नहीं है यहाँ पर। तो सर्च कर लीजिए इसको, ये आ गया, सबसे पहला ही आ गया एनालिसिस टूल पैक। इसको आप यहाँ से गेट कर लीजिए। और अगर कोई परचेज करने के आइटम है तो वो तो परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर दीजिए। ये तो बच्चे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद एडिंस करने के बाद आपके एक्सेल में जो शो होगा वो देखिए आप राइट साइड में दिखाई दे रहा है कुछ अब आपको? एक्सेल शीट की राइट साइड में क्या क्या दिख रहा है आपको? कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आए हैं, नए ऑप्शंस आए हैं स्टैटिस्टिक्स के। क्या क्या आए हैं, पढ़ के बताना जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर ये एक बार दोबारा बताओगे कैसे इंसर्ट करना है? कैसे इंसर्ट होता है, एक बार दोबारा बताएंगे सर? हाँ बेटा बिल्कुल बताऊंगा दोबारा। इंसर्ट में जाइए आप, इंसर्ट में जाइए, एड इन्स पर जाइए, एड इन्स, इंसर्ट में जाके एड इन्स में जाइए। ठीक है सर। एड इन्स में जाके आपको सर्च करना है एनालिसिस टूल पैक। टूल पैक की स्पेलिंग है TOOLPAK, PACK नहीं है, PAK। हाँ। तो ये ये सर्च करोगे तो आपके सबसे ऊपर ही आ जाएगा, उसको ऐड कर लेंगे आप तो ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, ऐड कर सकते हो उसको आप। थैंक यू सर। तो यही है आपके इसके जो लास्ट में है यही है, क्योंकि देखो इसमें जो आपके चैप्टर्स में MS एक्सेल ऑफिस 2007 दे रखा है, 2003 दे रखा है, तो ये तो यूज में ही नहीं है अब। MS 2003 2007 मैंने कौन सा MS एक्सेल ओपन किया, कोई बच्चा बता सकता है? MS एक्सेल का कौन सा वर्जन ओपन किया? जब मैं ओपन कर 2019। शाबाश, वेरी एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? वर्षा। और किसने बताया? शाबाश। चलो 2019 किया और 2019 का ही हमने पूरा करना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2003 2007 छोड़ देना। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। एडिन्स में जाके और डाटा एनालिसिस टूल पैक आपने एक्टिवेट करना है, ऐड करना है, तो आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स के, जो आपने आगे पूरी एक्सेल में यूज करने हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने हैं। और बताइए, इस क्लास पूरा चैप्टर हो गया ये आपका? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें या टाइम हो गया? मेरे ख्याल में 2 मिनट रहते हैं, है ना? चलो 2 मिनट आज छोड़ दिए मैंने। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस जो है वो 3 बजे खत्म हो जाती हैं।
तीन बजे से पहले 9 से 3 शेड्यूल जो है मेरी क्लास का वो है। पहली क्लास आपकी क्लास है 9 से 9:45, फिर उसके बाद 11:15 से 12 है, फिर उसके बाद 1:30 से 2:15 है। तो क्लास में डिस्टर्ब करने की बजाय जो बीच का गैप है उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर दें व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको खुद ही उसका रिप्लाई कर दूंगा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको सिलेबस से रिलेटेड। अब आपने आज फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली कंप्लीट करके साइड में रख देना है। कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, कभी भी सेशनल हो सकता है आपका। ये नहीं है कि सेशनल एंड में ही होगा, वो सरप्राइज ही होगा आपका जो सेशनल टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर असेसमेंट दूंगा। असेसमेंट तो सॉरी है ही नहीं इसमें, 50 मार्क्स की थ्योरी है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसको मैं चुपके से बोल दूंगा कि इसके इतने मार्क्स लगाने हैं, वो किसके बिहाफ पर, जो आप मुझे काम करके दिखाएंगे पूरे सेमेस्टर के दौरान। ये ध्यान रखना। तो परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिकल में प्लस थ्योरी में। सरप्राइज टेस्ट आपके थ्योरी के भी हो जाएंगे और प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछ सकता हूँ कुछ भी। तो थैंक यू क्लास, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। You all may leave now.